प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग चर्चा करेंगे सहलग्नता और पुनर्योजन के बारे में। सहलग्नता किसको कहा जाता है, तो उसका इंग्लिश में उसको लिंकेज कहते हैं और पुनर्योजन को रिकॉम्बिनेशन कहा जाता है। यह जो सहलग्नता है, नाम से ही स्पष्ट है, सहलग्न माने साथ साथ जुड़ा हुआ, साथ साथ जुड़ा हुआ ये जो जीन होते हैं इसी को सहलग्नता कहा जाता है। और वही जीन एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में बिना किसी परिवर्तन के और वह गमन करते रहते हैं। अब जैसे कि सहलग्नता में है कि एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित दो या दो से जो अधिक जीन होते हैं वह या एलील होते हैं अर्धसूत्री विभाजन के समय। अर्धसूत्री विभाजन के समय युग्मक का निर्माण होता है और युग्मक का निर्माण जब होता है तो वह जो जीन जो आपस में जुड़ा हुआ है वो बिना किसी परिवर्तन के युग्मक में चला जाता है। तो जो भी पेरेंट के कैरेक्टर होते हैं वह बिना परिवर्तन के उसके ऑफस्प्रिंग्स में यानी संतान में चले जाते हैं। तो उसी घटना को सहलग्नता कहा जाता है। इसमें अब कहता है कि जो जीन होते हैं गुणसूत्र के ऊपर पाए जाते हैं और एक गुणसूत्र पर कई जीन पाए जाते हैं, एक से ज़्यादा जीन पाए जाते हैं। तो जब जीन बिना किसी परिवर्तन के एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में चला जाएगा यानी युग्मक में चला जाएगा तो उसी को सहलग्नता कहेंगे। और पुनर्योजन क्या हो जाएगा कि दो समजात गुणसूत्रों के बीच उसका विनिमय होगा, जीनों का आदान प्रदान होगा और तब गैमिट जो बनेंगे यानी युग्मक जो बनेंगे अजनकीय होंगे यानी नॉन पेरेंटल होगा, वो पेरेंट के जैसा नहीं होगा। लिंकेज में क्या होते हैं, जनकीय यानी पेरेंटल संयोजन बनता है उसका, यानी हूबहू वही जीन चला जाता है युग्मक में। पुनर्योजन में क्या होता है कि हूबहू वही जीन नहीं जाता है, समजात गुणसूत्रों के बीच उसमें क्रॉसिंग ओवर होता है, जीन विनिमय, और तब जाकर के जो गैमेट्स बनते हैं वो अजनकीय होते हैं। अ माने नहीं और जनकीय का मतलब होता है जनक, पेरेंट। तो ये आपको सहलग्नता कहलाते हैं। अब कहते हैं कि ये जो सहलग्नता होता है, मेंडल का जो नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, उसका ये अपवाद है सहलग्नता। ये उस नियम का फॉलो नहीं करता है। मेंडल का जो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम था उसमें बताया गया है क्या कि जो जीन होते हैं गुणसूत्र का वह गैमिट बनने के समय, युग्मक बनने के समय एक दूसरे से स्वतंत्र हो जाते हैं। जैसे ये गोल और पीला बीज, मटर के बीज को जब क्रॉस कराया गया था झुर्रीदार और हरे बीज वाले मटर के पौधे के साथ, तो प्रथम पीढ़ी तो गोल और पीला वाला हो गया। अब जो गोल और पीला वाला जो F1 प्लांट हुआ, F1 पौधे, उसमें जब गैमिट बनने लगा तब गोल और पीला का जो जीन था एक साथ जुड़ा हुआ वो किसी युग्मक में वो रह गया और किसी युग्मक में वो गोल हरे के साथ जुट गया और झुर्रीदार जो है पीले के साथ जुट गया। तो उसमें 4 तरह के गैमिट बने थे। एक बना था गोल और पीला, दूसरा बना था गोल और हरा, थर्ड बना था आपको झुर्रीदार और पीला और फोर्थ झुर्रीदार और हरा। तो वो कहते थे कि जो जीन होते हैं वह अदला बदली कर लेते हैं जीनों का, यानी पुनर्योजन उसको कह सकते हैं। लेकिन इसमें कहता है सहलग्नता में कि इसमें अदला बदली नहीं होता है, जो जीन पेरेंट में रहते हैं वही जीन चले जाते हैं कहाँ, संतानों में चले जाते हैं। तो यह जो सहलग्नता टर्म है वह मॉर्गन के द्वारा दिया गया है। ये मेंडल के नियम स्वतंत्र अपव्यूहन का क्या है, अपवाद है, और ये मेंडल के द्वारा दिया गया है। अब देखिए सॉरी सहलग्नता पर मॉर्गन के जो शोध कार्य हैं, शोध कार्य, तो मॉर्गन ने क्या किया है, फल मक्खी ड्रोसोफिला पर प्रयोग किया है। पिछले चैप्टर में, पिछले टॉपिक में हम बताए थे कि मॉर्गन ने ड्रोसोफिला का चयन क्यों किया अपने प्रयोग में। तो उन्होंने क्या किया था, कारण बताया था कि जो ड्रोसोफिला होता है उसका जीवन काल 2 सप्ताह का होता है। उसके बाद उसके जो ये म्यूटेंट रूप होते हैं विभिन्न प्रकार,
के जो रूप होते हैं उसको प्रयोगशाला में सिंपल माइक्रोस्कोप में भी देखे जा सकते हैं। इसके जो नर और मादा होते हैं वो आसानी से पहचाने जा सकते हैं। इसमें जो 8 पेयर जो जीन होता है वह भी आपको आसानी से पहचाने जा सकते हैं। उसके बाद जो इसके जो कैरेक्टर हैं उसमें वो आपको लैब में उसको कृत्रिम ढंग से उसको संश्लेषित किया जा सकता है। कृत्रिम वातावरण में रह करके लैब में भी ड्रोसोफिला को प्रजनन कराया जा सकता है। तो इस तरह से वो मॉर्गन ने फल मक्खी ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई को क्या किया, अपने प्रयोग में लिया और उसके कई द्विसंकर क्रॉस का मतलब हो गया कि जैसे पीला शरीर और श्वेत आंख वाला एक ड्रोसोफिला लिया तो दो लक्षण हो गया ना, एक शरीर का लक्षण हो गया और एक आंख का लक्षण हो गया, आंख के कलर का। इसको क्रॉस कराया भूरा शरीर और लाल आंख। तो इसी तरह से कई लक्षणों को लेकर के मेंडल ने 1-2 लक्षण लिया था द्विसंकर क्रॉस में, लेकिन इन्होंने कई द्विसंकर लक्षणों को क्रॉस कराया और शोध कार्य करने के लिए 1933 में 1933 में इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। अब इन्होंने क्या किया कि आँखों के रंग पर अपना प्रयोग किया। इसके जो आँख का रंग होता है ड्रोसोफिला का, जो वन्य प्रकार के जो नर होते हैं उसके आँख का रंग लाल होता है। जो आँखों के रंग होते हैं उसके जीन कहाँ पाए जाते हैं, एक्स गुणसूत्र पर पाए जाते हैं, वाई गुणसूत्र पर उसके जीन नहीं पाए जाते हैं। तो एक्स और वाई इसमें आसानी से पहचाना जा सकता है। जैसे एक्स क्रोमोसोम होगा वो छोटा होगा और वाई वाला गुणसूत्र जो है बड़ा होगा और वो मुड़ा हुआ होगा, तो ये एक्स गुणसूत्र हो गया, ये वाई गुणसूत्र हो गया। तो जो जीन पाया जाता है इसकी आँखों का वो एक्स पर ही पाए जाते हैं, आई कलर का जीन। तो आई कलर का जो जीन होता है वह आँख के रंग का जीन एक्स गुणसूत्र पर, वाई पर नहीं पाया जाता है। तो इसी को अर्धयुग्मजी कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर अर्धयुग्मजी हेमीजाइगस, समयुग्मजी, विषमयुग्मजी और अर्धयुग्मजी, यहाँ पर एक नया टर्म आ गया। तो समयुग्मजी और विषमयुग्मजी हम लोग पहले देख चुके हैं कि समयुग्मजी क्या हो गया कि जब कैपिटल टी या स्मॉल टी हो गया तो ये समयुग्मजी हो गया, यानी 2 एलील रहेगा, है ना। जैसे एक्स पर कैपिटल टी, वाई पर कैपिटल टी, फॉर एग्जाम्पल बता रहा है, तो ये समयुग्मजी हो गया। विषमयुग्मजी क्या हो गया, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, ये विषमयुग्मजी हो गया। और इसमें कहता है अर्धयुग्मजी में कि जो ये जायगोट बनेगा उसमें एक ही रहेगा। अब जैसे एक्स पर है कैपिटल टी है और वाई पर नहीं है, क्रोमोसोम दोनों साथ है। तो जब जीन किसी जायगोट में जो समजात गुणसूत्र होते हैं उस पर एक ही गुणसूत्र पर पाए जाते हैं तो उसी को हम लोग अर्धयुग्मजी कहते हैं। ये समयुग्मजी हो गया, ये विषमयुग्मजी हो गया और ये अर्धयुग्मजी हो गया। तो यही कहता है इसमें कि नेत्र का जो रंग होता है वो अर्धयुग्मजी होता है। अब मेंडल का जो प्रयोग था यहाँ देखिए, इसमें है कि नर लिया गया भूरा शरीर और लाल आंख वाला, मेन आंख पर प्रयोग किया, आंख के कलर का। तो आंख का जो कलर होता है लाल वो वाइल्ड टाइप होता है, वन्य प्रकार होता है, वही मेन उसका आंख का कलर होता है। लेकिन उसको उत्परिवर्तित करने के बाद उस आंख का कलर श्वेत हो जाता है, म्यूटेंट कराया गया, क्योंकि इसको लैब में म्यूटेंट कराया जा सकता है। तो मादा कैसा लिया गया, पीला शरीर वाला और श्वेत आंख वाला मादा लिया गया। अब यहाँ देखिए जीनोटाइप बताया जा रहा है, स्मॉल वाई जो है वो पीला के लिए दर्शाया गया है और स्मॉल डब्ल्यू या डब्ल्यू दर्शाया गया है श्वेत के लिए। यहाँ देखिए Y+ दिखाया गया है भूरा शरीर के लिए और W+ दिखाया गया है आपको लाल आंख के लिए। ये X क्रोमोसोम है, ये Y क्रोमोसोम है। तो Y पर कोई आंख के रंग का जीन नहीं पाया जाता। पहले भी यहाँ भी देख चुके हैं कि Y गुणसूत्र पर इसके जीन नहीं पाए जाते हैं, मतलब आंख का जो रंग है वो नहीं पाया जाता है। तो ये 2 तरह का यहाँ पर लिया। अब दोनों के बीच यहाँ पर क्या किया गया है, क्रॉस कराया गया। क्रॉस कराने के बाद इसमें जो युग्मक बना YW वाला बना और इसमें जो है 2 तरह का युग्मक बना। एक X वाला जो बना वो Y+W+ Y वाला अलग बना। इसमें एक ही तरह का जितना भी ओवम बना एक ही तरह का बना, उसमें 2 तरह का बना। तो जो स्पर्म इसको फर्टिलाइज किया तो वो इस तरह से बन गया, और जो स्पर्म जैसे Y वाला इसको फर्टिलाइज किया तो उसमें ये कैरेक्टर आ गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि F1 का जो निरीक्षण आया है कैसे,
सभी मादा लाल नेत्र वाला, ये जैसे मादा हो गई, दोनों में XX है ना, तो ये मादा हो गई। और Y+ या W+ ये प्रभावी हो गया इस पर, यानी ये वाइल्ड टाइप हो गया। तो जितनी भी मादा हो गई वो लाल नेत्र की हो गई। इनका करेक्टर, नर वाला करेक्टर उनके मादा में आ गया, मैंने पुत्री में आ गया, समझिए कि फीमेल ऑफ स्प्रिंग में आ गया। और जो सभी नर हो गए उसमें इस मदर का कैरेक्टर आ गया। देखिए X है और Y है, Y पर कोई जीन नहीं है कलर, आँख के कलर का, तो यहाँ W है, तो W श्वेत है, तो ये श्वेत कलर का हो गया। तो सभी नर कैसे हो गए? सफ़ेद नेत्र वाले हो गए, सफ़ेद आँख वाले हो गए। अब इसको क्या किया गया, फिर अगले जनरेशन में इन दोनों को क्रॉस कराया गया, यानी F1 का जो मिला है, F1 का जो ये मिला है उसी को क्रॉस कराया गया आगे। और क्रॉस कराने के बाद अब इसमें देखिएगा 4 तरह के युग्मक बनेंगे। क्या ऐसे बनेंगे? तो एक जो है इस तरह से बनेगा, Y और W बना, एक Y और W+ बनेगा, एक्सचेंज हो गया, Y और W+ हो गया। इसमें थर्ड बन गया Y+ और W बन गया, और फोर्थ ये बन गया Y+ और W+। इसमें X वाला जो है इसी तरह से बनेगा Y के साथ उसमें, तो वो उसी तरह से रह गया। इसमें 4 तरह के युग्मक बना और नर में 2 ही तरह का युग्मक बना। तो इसका चेकर बोर्ड से जब हम इसको निकालेंगे पनेट स्क्वायर से, तो उसमें आप देखेंगे कि इस तरह से इधर हम लोग लिख दिए हैं ये वाला फीमेल वाला YW, इधर लिख दिए हैं YW+, इसको लिख दिए हैं Y+W, इसको लिख दिए हैं Y+W+। इधर नर वाला लिख दिए हैं YW और इधर Y लिख दिए हैं। अब इसको और इसको दोनों को यहाँ पर क्रॉस कराया गया है, और क्रॉस कराने के बाद देखिए YW 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 YW, तो ये कौन सा हो गया कलर? YW यहाँ देख रहे हैं श्वेत, श्वेत वाला हो गया, श्वेत आँख वाला। तो इसी तरह से ये नर का हो गया और ये समझिए कि मादा का हो गया। तो F2 का जो निरीक्षण निकला यहाँ पर कि 50% जो है लाल आँख वाले, 50% श्वेत आँख वाले, इससे निकल रहा है। आप देखिएगा इसको मिला करके इससे तो निकल जाएगा। मादा जो है 50% लाल आँख वाले और 50% श्वेत आँख वाले। तो यह लिंकेज बताता है कि जो जीन था वह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो मादा और जो नर का जो जीन था आँख के कलर का, वही जीन उसके संतानों में चला गया। देख रहे हैं ना, लाल आँख श्वेत आँख, लाल आँख श्वेत आँख, तो मादा श्वेत आँख की है और वो, तो जो कैरेक्टर उसके मदर मान पेरेंट में है, जनक में है, वही कैरेक्टर जो है हूबहू बिना किसी परिवर्तन के उसके दूसरे पीढ़ी में चला गया, F2 में चला गया। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला, तो हम लोग देखते हैं इसका निष्कर्ष। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो अभी मॉर्गन के द्वारा जो प्रयोग किया गया ड्रोसोफिला पर, उससे क्या निष्कर्ष निकला। तो निष्कर्ष है क्या कि इसमें युग्मन और विकर्षण थ्योरी लगता है, युग्मन और विकर्षण। तो युग्मन दर्शाने वाले जो जीन होते हैं वही लिंकेज करते हैं, माने वही सहलग्नता को दर्शाते हैं, और जो विकर्षण करने वाले जीन होते हैं वह रिकॉम्बिनेशन यानी पुनर्योजन को दर्शाते हैं। अब कहता है कि युग्मन दर्शाने वाले जो जीन होते हैं एक गुणसूत्र में अलग अलग लेकिन एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक रहते हैं। अब जैसे ये युग्मन दर्शा रहा है, ये एक गुणसूत्र है और ये दूसरा गुणसूत्र है, ये दोनों गुणसूत्र आपस में क्या है, समजात। तो इसमें हम लोग देख रहे थे कि जो ये समजात गुणसूत्र होते हैं उसमें युग्मन और विकर्षण का जो जीन होता है वह समजात गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। अब जो युग्मन वाला जीन होता है, जैसे ये कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल D, ये युग्मन वाला जीन हो गया। और इधर से जो देख रहे हैं जिसका नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये दोनों समजात गुणसूत्र हो गया। और इसका जैसे कि ये देख रहे हैं समजात गुणसूत्र एक दूसरे से एक्सचेंज करेगा, जहाँ जहाँ ये अर्धसूत्री विभाजन में ये एक दूसरे के साथ क्रॉस करेगा या किएजमाटा करेगा फॉर्मेशन, वहीं से ये एक दूसरे से टूट करके अलग हो जाएंगे। और अलग हो जाने का मतलब कि उसमें विकर्षण का गुण हो रहा है
जैसे कि इसमें देख रहे हैं कि कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, ये सब जो है आपको ये युग्मन को दर्शा रहा है। उसी तरह से स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, ये भी युग्मन को दर्शा रहा है। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका कैपिटल ए जीन इसके साथ एक्सचेंज हो गया है। जब ये अलग होता है अर्धसूत्री विभाजन में तो ये जीनों की अदला बदली कर लेता है, यानी ये विकर्षण का गुण शो कर रहा है। अब यह जो निष्कर्ष, दूसरा निष्कर्ष निकला कि सहलग्नता दर्शाने वाले जीनों की रैखिक व्यवस्था होती है। अब जैसे कि ये जो जीन देख रहे हैं कि जो जीन संलग्न है यानी हूबहू वही जीन उसके गैमिट में चला जाएगा और वही उसके संतान में चला जाएगा। तो अब जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ई, एफ, जो भी जीन होगा इसमें उसी तरह से ये रैखिक होगा, यानी एक सीधी रेखा में होगा, इधर उधर नहीं होगा। उसी तरह से इसमें भी देख रहे हैं इधर भी जो ये दूसरे समजात गुणसूत्र का है स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल ई, स्मॉल एफ, सेम जीन में है, सॉरी एक ही गुणसूत्र पर एक सीधी रेखा में है दोनों जीन। तो ये संलग्न जीन जो होते हैं वो सीधी रेखा में होते हैं। उसके बाद थर्ड कहता है कि संलग्न जीन जो है जनकीय संयोजनों का उत्पादन करते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें जो ये संलग्न जीन है कैपिटल ए, बी, सी, डी, वही कैरेक्टर इसमें चला आया है। यहाँ पर कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, ये जो है जनकीय संयोजन हो गया। उसी तरह से ये वाला देख रहे हैं स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, ये भी जनकीय संयोजन होगा। और यहाँ अजनकीय संयोजन क्या हो जाएगा कि जैसे इसमें देखिएगा जब ये अलग होगा तो इसमें स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी और स्मॉल डी, तो ये अजनकीय हो जाएगा। उसी तरह से इसमें आप देखेंगे तो ये हो जाएगा क्या, कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, कैपिटल डी, तो ये अजनकीय हो गया, यानी हूबहू जनक के जैसा नहीं हुआ और ये भी अपने जनक के जैसा जीन नहीं बना, ये बना, ये जनकीय जीन हो गया। हूबहू जीन जो है इसमें इस गुणसूत्र पर है, इस पर नहीं है। तो ये कहता है कि संलग्न जीन जैसे कि ये जो है वो जनकीय टाइप के बनाते हैं और जो पुनर्योजन होता है वो अजनकीय, जैसे कि ये सब जो देख रहे हैं। उसके बाद संलग्न जीनों को हम लोग जीन विनिमय द्वारा अलग कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर स्मॉल ये कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी था, इसको क्या किए हैं कि जीन विनिमय के द्वारा यहाँ अलग अलग कर दिए हैं, है ना। यहाँ पर दोनों को एक्सचेंज किया गया। तो संलग्न जीनों को जीन विनिमय के द्वारा अलग किया जा सकता है, लिंकेज के द्वारा नहीं किया जा सकता है। जब अलग करना होगा तो विकर्षण यानी यहाँ पर जीन विनिमय क्रॉसिंग ओवर के द्वारा इसको अलग किया जा सकता है। अब देखिए संलग्न जीन एक दूसरे के जितने नज़दीक रहेंगे उसके बीच संलग्नता उतनी ही मजबूत रहेगी। अब जैसे ये जो जीन देख रहे हैं जितना नज़दीक रहेगा उतना ही, अब जैसे ये एक जीन यहाँ पर देख रहे हैं कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ई, एफ, जी, और एक जीन ये है कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, इस तरह से जीन है। तो कहने का मतलब कि यह जो संलग्न जीन है एक दूसरे से जो जुड़ा हुआ जीन है, जितना नज़दीक रहेगा उतना ज़्यादा मजबूती रहेगा। और ये जो जीन देख रहे हैं कि डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, दूरी ज़्यादा हो गया, तो ज़्यादा दूरी हो गया तो लिंकेज यानी संलग्नता कम होगा, यानी जीन विनिमय होगा। अलग किया जा सकता है इसको आसानी से, यहाँ से तोड़ करके अलग कर देगा, लेकिन जो ये मजबूती से पकड़े हुए हैं जीन वो आपस में क्या हो जाएंगे, कम चांसेज रहेंगे उनको अलग होने में। संलग्नता का ही मतलब है कि नज़दीक जो जीन होते हैं एक दूसरे से लिंक होते हैं, संलग्न जीन होते हैं। तो इस तरह से अब देखिए इसको समझाने के लिए एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया गया है। उसमें जो नज़दीक जीन होते हैं उसमें जनकीय टाइप का ज़्यादा युग्मक बनता है, जनकीय संयोजन वाला, और जो जीन दूर होते हैं उसमें अजनकीय टाइप का युग्मक संयोजन बनता है। अब देखिए इसी डायग्राम में ये जो एनसीईआरटी का जो दिया हुआ डायग्राम इसमें आपको दिखाया गया है। एक साइड में ए और बी करके दिखाया गया है, जिसको हम लोग थोड़ा बड़ा करके देख लेते हैं, समझ लेते हैं। कि क्रॉस ए में और क्रॉस बी दो तरह का दिया हुआ है। अब देखिए क्रॉस ए में जनकीय में दिया हुआ है पीले रंग का, पीला और श्वेत, यानी वाई और डब्लू दिया हुआ है, दोनों पर नज़दीक है। और वन्य प्रकार यानी नर में देखिए वाई प्लस डब्लू प्लस दिया हुआ है, उसमें X और Y हो गया।
क्रॉस बी में देखिए, क्रॉस बी में भी देखिएगा कि जो दो जीन है थोड़ा दूरी बढ़ गया है। यहाँ पर क्रॉस ए में देख रहे हैं कि वाई और डब्ल्यू नज़दीक नज़दीक है। अभी बोले थे ना कि ए बी सी डी ई एफ जी नज़दीक नज़दीक है तो उसमें लिंकेज ज़्यादा होगा। और यहाँ पर दो जीन ऐसा है, श्वेत और लघुतर कहा गया है क्रॉस बी में, तो वो दूर दूर है, देखिए डिस्टेंस ज़्यादा है। उसी तरह से W+ और M+ में क्या है, दूरी ज़्यादा हो गया। उसके बाद जब F1 पीढ़ी में आइएगा तो आपको इस तरह के संयोजन मिलेंगे, वन प्रकार और पीला श्वेत मिलेगा। उसी तरह से क्रॉस बी में भी उस वन प्रकार और श्वेत लघुतर मिलेगा। अब इसके जो युग्मक बनेंगे, अब देखिए एरो बना हुआ है निशान नीचे, F1 पीढ़ी के नीचे एरो बना हुआ है, तो इसमें युग्मक का ये बताया गया है कि युग्मक जो बनता है इसमें जनकीय प्रकार 98.7%, 98.7% जो युग्मक बनते हैं वह पेरेंट के यानी जनक के जैसा होते हैं। ये किस लिए होते हैं ऐसा जनक के जैसा? क्योंकि इसमें आपको जो जीन है Y और W वो नज़दीक नज़दीक है, तो नज़दीक है यानी वो लिंकेज दर्शा दिया, सहलग्नता दर्शा दिया। और देखिए इसमें क्रॉस बी में देखिए जनकीय प्रकार क्या हो गया, 62.8% है, घट गया, लिंकेज घट गया, दूरी बढ़ा तो सहलग्नता क्या हो गया, घट गया। और वही देखिए पुनर्संयोजी प्रकार है 37.2%, यानी दूर दूर जीन है तो इसका मतलब कि वो एक दूसरे से क्या किया होगा, एक्सचेंज कर लिया है जीन, और जिसके कारण फाइनली जब F2 पीढ़ी में जाएंगे तो उसका रिजल्ट यहाँ पर देखिए दिया हुआ है। ठीक, तो ये जो डायग्राम है वो यही समझा रहा है कि जो जीन की जोड़ी नज़दीक होते हैं उसमें सहलग्नता ज़्यादा होती है और उसमें जनकीय संयोजन का युग्मक बनता है, और जो जीन दूर दूर स्थित होते हैं उसमें अजनकीय यानी उसमें सहलग्नता कम होती है और पुनर्योजन उसमें ज़्यादा होता है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं सहलग्नता कितने प्रकार की होती है। यह जो जीन होते हैं सहलग्न जीन, वह कितने प्रकार से पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं। अब सहलग्नता जो होते हैं दो प्रकार का, एक पूर्ण और दूसरा अपूर्ण। पूर्ण कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज। पूर्ण में क्या होते हैं कि सहलग्न जीन पीढ़ी दर पीढ़ी साथ साथ रहते हैं, माने उसमें कभी भी चेंजेज नहीं होता है। और यह जो होते हैं सहलग्न जीन एक दूसरे से अलग होते रहते हैं, है ना, ये इनकम्प्लीट लिंकेज कहलाता है। ये जो पूर्ण सहलग्नता होता है ये बहुत कम पाया जाता है, कम अवस्था में ऐसा देखा गया है, कुछ ड्रोसोफिला ये सब में चेक किया गया है, लेकिन यह जो है लिंकेज अधिक पाया जाता है। इसका जो अनुपात है 50-50% है, यानी 1:1 इसका होता है, और इसका अनुपात होता है 7:1:7 का होता है, यानी द्विसंकर क्रॉस का जब हम लोग परीक्षण करेंगे तो इसका अनुपात 16 आएगा, उसमें द्विसंकर में 16 आता है, तो 16 में से 7 जो देख रहे हैं वो जनकीय टाइप का होगा, और ये जो भी 7 देख रहे हैं जनकीय टाइप का, यानी यह 7 हो सकता है उसके माता के जैसा हो, ये हो सकता है पिता के जैसा हो, और एक एक जो देख रहे हैं उसमें जो संतान होगा उसमें दोनों का लक्षण और जनकीय लक्षण हो सकता है। इसमें जो देख रहे हैं कि हूबहू माता के जैसा 50% और 50% जो है उसके पिता के जैसा हो जाएगा, यानी 50-50, यानी दोनों का कॉम्बिनेशन इसमें नहीं होगा। अब जैसे इसी के लिए यहाँ पर एक क्रॉस करके दिखाया गया है ड्रोसोफिला में कि एक मादा है भूरे रंग और लंबे पंख वाली, जिसमें ये जीन है कैपिटल जी कैपिटल LL, नर है काले रंग का और अवशेषी पंख जिसमें ये है स्मॉल जी LL। इसको यहाँ पर कराया गया तो F1 पीढ़ी में सभी भूरे रंग और लंबे पंख वाले हो गए, चाहे नर हो या मादा हो, सब हो गए। इसको टेस्ट क्रॉस कराया गया। अब टेस्ट क्रॉस जानते हैं क्या होता है कि जो अननोन माने अज्ञात जो प्रभावी संतान होते हैं उसको अप्रभावी के साथ क्रॉस कराया जाता है। तो जैसे ये हो गया F1 का संतान, इसको क्रॉस कराया गया इसके साथ अप्रभावी के साथ। इसको क्रॉस कराने के बाद जो संतान हुआ वह इस तरह से हुआ, एक भूरे रंग और लंबे पंख वाला 50%, और दूसरा क्या हो गया काले रंग और अवशेषी पंख वाले 50%, यानी 1:1 हो गया। ये बहुत कम पाया जाता है, ये अवस्था कम देखा गया है। दूसरा तरह का है अपूर्ण सहलग्नता।
अपूर्ण में होता है कि इसमें बेटसन तथा पनेट ने मीठे मटर के ऊपर प्रयोग किया है, और मीठे मटर के ऊपर प्रयोग करके देखा है कि एक मटर का जो पौधा है उसमें बैगनी फूल है और लंबे लंबे परागकण हैं, और दूसरा जो मीठे मटर का जो फूल है वो लाल रंग का है और उसमें गोल परागकण है। दोनों का ये जीनोटाइप हो गया, यहाँ पर देख रहे हैं। जब इसको क्रॉस कराया गया तो इसमें F1 पीढ़ी में सभी जो हो गए वह बैगनी फूल और लंबे पराग वाले हो गए, ठीक। और इसको भी आगे टेस्ट क्रॉस कराया गया। यहाँ देखिए टेस्ट क्रॉस में ये रिसेसिव हो गया, इसको टेस्ट क्रॉस यहाँ भी आ गया टर्म, यानी जो F1 का या F2 का जो अज्ञात प्रभावी जो संतान है उसको क्रॉस कराया जाएगा अप्रभावी जनक से। तो यहाँ देख रहे हैं स्मॉल pp से कराया गया। तो इसका रिजल्ट क्या आया कि 16 रिजल्ट आया, जिसमें से बैगनी और लंबे पराग वाले 7 हुए, बैगनी और लाल गोल पराग वाले 1 हुए, लाल और लंबे पराग वाले 1 हुए, और लाल फूल और गोल पराग वाले 7 हुए। तो ये जो 7 और 7 दिखा रहा है ये क्या है, सहलग्नता को दर्शा रहा है। और यहाँ पर एक एक जो है वो अपूर्ण को दर्शा रहा है, यानी पूरा नहीं हुआ। पूरा होता तो 8-8 हो जाता, 1:1 का रेशियो, यानी 50-50% हो जाता, लेकिन इस तरह से यहाँ पर नहीं हुआ है। अब जो है 2 नंबर के क्वेश्चन में ये नया टॉपिक है, इसको पूछता है सहलग्नता वर्ग, लिंकेज ग्रुप किसको कहते हैं। सहलग्नता वर्ग क्या है कि सभी सहलग्न जीन एक ही गुणसूत्र पर पाए जाते हैं, और एक ही गुणसूत्र पर पाए जाने के कारण इसको हम लोग क्या करते हैं कि अगुणित क्रोमोसोम संख्या से ही इसको निरूपित करते हैं। ये सारे जो लिंकेज गुणसूत्र होते हैं वह एक ही गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। जैसे कि जब ये अलग अलग होगा, ये मान लिया कि एक सेल में ये क्रोमोसोम है डिप्लॉयड द्विगुणित 23 पेयर है। अब ये डिवाइड हो गया तो इसमें जो ये गैमिट बनेगा ये आधा आधा हो गया, यहाँ पर हो गया। अब कहता है कि इसमें जो लिंकेज वर्ग होता है वह ये जो अगुणित वाला है क्रोमोसोम, ये हो गया अगुणित क्रोमोसोम हो गया, और ये क्या हो गया द्विगुणित। तो द्विगुणित जब विभाजित होता है तो अगुणित बनता है, यानी गैमिट बनते हैं। इसमें आप देखेंगे कह रहा है कि लिंकेज वर्ग कितना होगा, तो जितना इसमें होगा लिंक जीन उसी में, जैसे कि ड्रोसोफिला, तो ड्रोसोफिला में 8 यहाँ पर क्रोमोसोम होता है 4 पेयर, तो इसमें कितना हो जाएगा 4, इसमें 4, तो लिंकेज वर्ग कितना हो जाएगा 4 हो गया, हाफ हो जाएगा उसका। मक्का है तो मक्का के एक सेल में 10-20 क्रोमोसोम होते हैं, तो इसका लिंकेज वर्ग कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, यानी 10 हो जाएगा, ठीक ना। मटर में कितना होता है, तो मटर के द्विगुणित कोशिका में 14, तो लिंकेज वर्ग उसका हाफ हो जाएगा, 7 हो जाएगा, है ना। जो लिंक जीन इस पर है वही ना इस पर चलाया, या इसका है तो इस पर चलाया। तो एक कोशिका में कितना लिंकेज ग्रुप है। मनुष्य में कितना होता है, तो जैसे कि इसमें है 23 पेयर होता है, यानी 46 होता है द्विगुणित कोशिका में, इसमें कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो लिंकेज वर्ग इसमें क्या होता है 23 हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि एक है लिंकेज का चित्र है या रिकॉम्बिनेशन मैप, लिंकेज मैप है, और लिंकेज को प्रभावित करने वाले कारक है, और इसी में बचा हुआ है क्या पुनर्योजन। तो इतना देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि लिंकेज मैप के बारे में। मैप माने मानचित्र या ग्राफीय निरूपण, किसका, एक गुणसूत्र पर विभिन्न जीनों के बीच जो दूरी होती है, डिस्टेंस होता है, उसी को चित्र के द्वारा जब निरूपित किया जाता है तो उसी को लिंकेज मैप या रिकॉम्बिनेशन मैप कहते हैं। अब इसको देने वाले कौन थे, तो एल्फ्रेड स्टीवेंट, ये उनके शिष्य थे, मॉर्गन के शिष्य थे, और उन्होंने क्या किया है कि विभिन्न जीनों के एक ही गुणसूत्र पर, मान लिया कि ये एक गुणसूत्र है, क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम है तो इस पर ABCDE डिफरेंट पोजीशन पर इस पर स्थित हैं। और जैसे कि A और E का जो डिस्टेंस हो गया 100% हो गया, यहाँ 100 हो गया, 100 सेंटीमॉर्गन इसको व्यक्त किया जाता है इसके डिस्टेंस को। अब सब का डिस्टेंस दिया हुआ, जैसे A और B का डिस्टेंस 30 सेंटीमॉर्गन, B और C का डिस्टेंस यहाँ हो गया 5,
बी और सी का 5 सेंटीमॉर्गन, सी और डी का हो गया यहाँ 15 सेंटीमॉर्गन, डी और ई का हो गया 50 सेंटीमॉर्गन। इसी तरह से ए और बी का हो गया, ए और सी का डिस्टेंस 30 और 5 जोड़ देंगे तो 35 हो जाएगा। तो कहने का अर्थ है कि ये सब डिस्टेंस दिया हुआ है। अब कहता है कि जो जीन नज़दीक नज़दीक है उसमें ज़्यादा लिंकेज होगा, उसमें सहलग्नता होगी, और जो दूर है जैसे डी और ई है तो इसमें सहलग्नता हो सकता है नहीं हो, इसमें रिकॉम्बिनेशन हो जाए, ये ई वाला टूट करके दूसरे के साथ स्मॉल ई के साथ चला है इसमें मियोसिस के समय, और स्मॉल वी वाला यहाँ पर चला है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इसकी आवृत्ति क्या है, ज़्यादा है, डिस्टेंस ज़्यादा है, तो यही लिंकेज मैप कहलाता है। इसके बाद कहता है संलग्नता को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं। तो जैसे दूरी, तो दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है, उल्टा होता है। दूरी अगर कम होता है तो लिंकेज ज़्यादा होगा, अगर दूरी ज़्यादा होगा तो लिंकेज कम होगा। जैसे यहाँ पर बी सी डी क्या है, नज़दीक नज़दीक है तो इसमें लिंकेज ज़्यादा होगा, संलग्नता ज़्यादा होगी, और यही दूरी ज़्यादा हो गया तो इसमें क्या हो जाएगा, लिंकेज कम होगा। तो ही दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। उम्र के समानुपाती होती है, ज़्यादा उम्र होगा तो लिंकेज ज़्यादा होगा, कम उम्र के जो आदमी होंगे या जो जीव होगा उसमें ज़्यादा कम लिंकेज होगा, यानी उसमें रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा होगा, पुनर्योजन ज़्यादा होगा। तापमान ज़्यादा होगा तो लिंकेज ज़्यादा होगा, कम तापमान ज़्यादा होगा तो लिंकेज कम होगा, कम तापमान होगा तो लिंकेज ज़्यादा होगा। एक्स किरणों का भी व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस तरह से ये जो है प्रभावित करने वाले कारक है। इसमें ये डिस्टेंस वाला हम लोग देख चुके हैं, दूरी वाला देख चुके हैं पिछले जो एनसीईआरटी डायग्राम में दिया हुआ है कि दो जीन जो है अलग अलग दिया हुआ है, क्रॉस ए और क्रॉस बी में, जिसमें ज़्यादा है तो उसमें अजनकीय टाइप का संयोजन हो रहा है उसमें गैमिट में, और जिसका जीन नज़दीक है उसमें जनकीय टाइप का हो रहा है। तो दूरी पर ये डिपेंड करता है। अब इसका सहलग्नता का क्या महत्व है, ये क्यों जरूरी है या क्यों जरूरी नहीं है। तो सहलग्नता का महत्व है, ये किसी भी जाति के अस्तित्व को बना करके रखती है। जैसे अगर लिंकेज नहीं हो तो वो क्या हो जाएगा, हमेशा नए नए संतान उत्पन्न, माता पिता की जितनी भी संतानें होंगी उससे अलग अलग सब हो जाएगा, एकदम ज़्यादा अलग हो जाएगा। और ज़्यादा अलग होने के कारण धीरे धीरे कुछ समय के बाद, कई जनरेशन के बाद वो अपने जो पूर्वज हैं उससे भिन्न हो जाएगा। जैसे मनुष्य है तो मनुष्य की जाति को ये बनाए हुए है पृथ्वी पर, बंदर है तो बंदर की जाति को बनाए हुए, कुत्ता है तो कुत्ता की जाति को बनाए हुए है। तो यह किसी भी जाति के अस्तित्व को ये बचा करके रखती है। अगर ये नहीं हो तो हमेशा हर जो है प्रतिदिन नए नए जातियों का निर्माण इस पृथ्वी पर होते रहेगा। उसके बाद है ये अजनकीय संयोजनों वाले युग्मकों का निर्माण नहीं करती है। देखे हैं ये नॉन पेरेंटल ये नहीं करती है, पेरेंटल करती है। जैसा जनक का होता है उसी तरह से उसमें जीन में, उसके युग्मक में जीन चला जाता है। ये अच्छे लक्षणों को बचा करके रखती है। जो भी अच्छे लक्षण वाले जीन होते हैं आपस में नज़दीक नज़दीक रहते हैं और एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गमन करते रहते हैं। उसके बाद है ये इससे नए जातियों के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। तो यही सब जो है सहलग्नता के महत्व है। अब इसमें छोटा सा बचा हुआ है रिकॉम्बिनेशन या उसको पुनर्योजन कहते हैं, वो इसी के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसको देख लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं रिकॉम्बिनेशन के बारे में या पुनर्योजन के बारे में। रिकॉम्बिनेशन नाम से ही स्पष्ट है, री माने पुनः और कॉम्बिनेशन का मतलब योजन, जुड़ना। मतलब दो जीनों के बीच, मैंने समजात गुणसूत्रों के दो जीनों के बीच जो आदान प्रदान होता है, जीन विनिमय होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, इसी को कहा जाता है क्या, पुनर्योजन या रिकॉम्बिनेशन कहा जाता है। तो इसमें मॉर्गन और कैसल ये दो साइंटिस्ट हैं जो ये दिए हैं लिंकेज का और रिकॉम्बिनेशन के जो ये सिद्धांत है उसी को ये दिए हैं। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज कहने का अर्थ है कि वह मॉर्गन और कैसल के द्वारा दिया गया है। इसमें देख रहे हैं कि एक गुणसूत्र पर स्थित जीनों का एक समूह समजात गुणसूत्र पर स्थित समान जीनों के समूह से स्थान परिवर्तन कर लेता है। अब जैसे ये दोनों जो क्रोमोसोम देख रहे हैं, यह दोनों क्रोमोसोम क्या है, समजात है, इसको समजात गुणसूत्र कहते हैं।
तो समजात गुणसूत्र पर जीनों का जो ये समूह है, जैसे ये जीन का समूह, ये जीन का, ये जीन का, ये जीन का, ये जो जीनों का समूह है वो क्या कर रहा है कि किस समय अर्धसूत्री विभाजन का ये जो प्रोफेज फर्स्ट होता है उसका पैकिटीन अवस्था होता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है। तो यह जो अवस्था है वह कौन सी है? पैकिटीन अवस्था है। पैकिटीन अवस्था में, ये पैकिटीन अवस्था कब होती है? तो यह होती है प्रोफेज फर्स्ट में। प्रोफेज फर्स्ट में ये अवस्था होती है। तो इसी अवस्था में क्या होते हैं कि समजात गुणसूत्रों के ये जीनों का जो समूह है ये एक दूसरे से अदला बदली कर लेती है, ये एक्सचेंज कर लिया है। यहाँ पर ये जो क्रिया हो रही है यह हो रही है जीन विनिमय हो रही है। इस क्रिया को हम लोग पढ़े हैं आपको मियोसिस में, अर्धसूत्री विभाजन में ये पढ़े हैं। तो परिवर्तन करने की क्रिया, परिवर्तन करने के बाद ये क्रोमोसोम अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, यानी अलग अलग युग्मक में चले जाएंगे। तो यह क्रिया जो है एनाफेज फर्स्ट, जो एनाफेज फर्स्ट होता है उसमें ये क्रिया हो रही है, दोनों अलग हो रहा है। यह जो क्रिया है एनाफेज फर्स्ट में ये क्रिया हो रही है, और ये जो क्रिया हो रही है ये टीलोफेज फर्स्ट में यह क्रिया हो रही है। तो इस तरह से ये समजात गुणसूत्र एक दूसरे से के जीनों के समूह के साथ अदला बदली करके और ये अलग अलग हो रहे हैं। तो इस टोटल क्रिया को क्या कहते हैं? प्रथम अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। ये टोटल जो यहाँ से यहाँ जो क्रिया है इस क्रिया को हम लोग कहते हैं प्रथम अर्धसूत्री विभाजन। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन। अब कहता है कि ये इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? इसको जैसे लिंकेज में था कि हूबहू जीन चला गया था, जैसे ये वाला जो देख रहे हैं ये लिंकेज को दर्शा रहा है, और इधर वाला जो देख रहे हैं ये दोनों ये रिकॉम्बिनेशन यानी पुनर्योजन को दर्शा रहा है। दूरी के समानुपाती होता है, दूरी जितना अधिक होगा वो पुनर्योजन उतना ही अधिक होगा, ठीक ना। उम्र के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तापमान के समानुपाती होता है। ज़्यादा तापमान बढ़ेगा तो रिकॉम्बिनेशन भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। एक्सरे के समानुपाती, जब किसी सेल पर जब एक्स किरणें हम लोग डालेंगे तो वो क्या होगा कि वो क्रॉसिंग ओवर यानी जो ये पुनर्योजन होता है उसको ये बढ़ा देगा, ठीक। तो ये समानुपाती हो गया। एक्स किरणें नहीं डालते हैं तो उसमें रिकॉम्बिनेशन कम होगा या नहीं होगा। इसका क्या महत्व है? पुनर्योजन का क्या महत्व होता है? तो यह जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न करती है, यानी ये अजनकीय टाइप का होता है। इसमें देख रहे हैं कि ये जो जीन का जो संयोजन होता है ये अजनकीय होता है। जैसे इसमें जो गैमिट, ये जिस गैमिट में जाएगा उसमें फादर और मदर दोनों का ये जीन रहेगा, ये भी जिसमें जाएगा उसमें फादर और, यानी जनक के समान ये नहीं होता है। तो ये अजनकीय, फोर्थ पॉइंट में हम लोग कह सकते हैं कि इसमें युग्मक जो होते हैं, इसमें युग्मक अजनकीय संयोजन वाले, अजनकीय संयोजनों वाले बनते हैं। यानी जनक के जैसा इसमें नहीं बनता है, इसमें अजनकीय बनता है जिसमें दोनों जनक के लक्षण उसमें पाए जाते हैं। और इसी के द्वारा क्या होते हैं कि नए नए प्रजातियों का निर्माण होता है और इसी से हाइब्रिडाइजेशन कराया जाता है। हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण करा करके और अच्छे अच्छे जीन संयोजन वाले पौधे या जो जीव हैं उसको तैयार किया जाता है। तो यही है आपका सहलग्नता और पुनर्योजन, है ना। तो आज इतना ही हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे लिंग निर्धारण के बारे में। मनुष्य में और हनी बी में और भी कितने प्रकार के होते हैं लिंग निर्धारण, उसको हम लोग इसमें देखेंगे।